नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। चीन के एक बड़े शहर तियानजिन में एससीओ की बैठक होने जा रही है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मेजबान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है। ऐसे में अमेरिका की दादागिरी और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उल जलूल टैरिफ की वजह से दुनिया के 3 देशों की अमेरिका से ठनी हुई है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इन तीनों की मुलाकात पर रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने क्वाड देशों को अपनी सुरक्षा खुद मजबूत करने के लिए बाध्य कर दिया है। ऐसे में भारत और जापान ने भविष्य में चीनी आक्रामकता के खिलाफ हाथ मिलाए हैं और महत्वपूर्ण सुरक्षा और टेक्नोलॉजी समझौता किया है। टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जापानी समकक्ष शिगेरू इशिबा से हुई बैठक में दोनों देशों ने सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा जारी की। इस घोषणा में कहा गया कि भारत और जापान एक दूसरे की रक्षा क्षमताओं और सैन्य तैयारी को मजबूत करेंगे और रक्षा बलों के बीच आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। सबसे खास बात यह है कि अब भारत और जापान साथ मिलकर हथियार बनाएंगे और जापानी युद्धपोतों का भारत में आने वाले वक्त में मरम्मत का काम हो सकेगा। भारत और जापान के बीच समझौता उस वक्त हुआ है जब ग्लोबल ऑर्डर में गंभीर फेरबदल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका के सहयोगी देशों की विश्वास को तोड़ दिया है। ऐसे में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए नए गठबंधन के बनने की भी संभावना है। हालांकि चीन भी इस मौके को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है और वो भारत जैसे देशों को अपने साथ जोड़ने के लिए चाल चल रहा है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स एक अलग दौर से गुजर रही है और ऐसी संभावना लग रही है कि ये वही दौर है, ये ऐसा मोड़ है जहां से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो सकती है। एक तरफ जहां भारतीय प्रधानमंत्री जापान के दौरे पर रहे, टोक्यो में पहुंचे जब वो, तो उन्होंने जापान के साथ कई डीलों पर हस्ताक्षर किए, समझौते हुए, और कोशिश ये रहेगी कि चीन के अगर वर्चस्व को, मनमानी को अगर आने वाले दिनों में बढ़ जाता है तो उसको रोका जा सके। दूसरी तरफ अब चीन में एससीओ की समिट में बैठक करने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहुंचेंगे, जिनसे नेताओं की मुलाकात संभव है। अब ये दोनों कड़ियां जब आपस में मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि भारत एक बार बेहद सटीक और जटिल कूटनीतिक चाल चल रहा है। एक तरफ अमेरिका से उलझे हुए विवाद, दूसरी तरफ चीन एक साथ आना और तीसरी तरफ चीन भी अपनी मनमानी पर ना उतर आए, इसका भी ध्यान रखने की कोशिश। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और हमारे साथ रवि अरोड़ा सर भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रवि सर, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। और कितनी जटिल परिस्थिति है ये भारत के लिए। जापान जब पहुंचे प्रधानमंत्री तो वहां पर इस बात की उन्होंने कोशिश की कि जापान और भारत के बीच जो संबंध है, औद्योगिक संबंध है, उसको तो रफ्तार मिले ही। कोशिश ये भी रही कूटनीतिक तरीके से कि अभी मौजूदा हालात में अमेरिका जिस तरह से चाले चल रहा है, जिस तरह से टैरिफ थोप रहा है दुनिया भर के देशों पर, चीन का वर्चस्व कहीं बढ़ ना जाए, चीन अभी अपनी मनमानी पर ना उतर पाए, इसलिए उस पर भी शिकंजा कसने की कोशिश है। और दूसरी तरफ एससीओ की बैठक होने जा रही है जहां एक बार फिर चीन, भारत और रूस एक साथ होंगे और अमेरिका पर शिकंजा कसने की कोशिश होगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है उसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यात्रा, खासकर जापान और चीन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। सच्ची बात यह है कि आज भारत की जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत है और भारत भी इस टैरिफ पे के आगे झुकने वाला नहीं है। वो पहली पूरी तरह से स्पष्ट कर चुका है अमेरिका को। इसके बाद जब जापान की हम बात करते हैं तो जापान से हम होते हुए हैं, खासकर जब हम बात करते हैं कि सैन्य क्षेत्र के अंदर अब ऐसा नहीं है कि हमारी साझेदारी कोई पहली बार होने जा रही है, लेकिन उसको बहुत मजबूती मिलने जा रही है। और खासकर जब हम बात करें जापान
पहले भी भारत के अंदर इस प्रकार से मेट्रो की बात करें या दूसरे क्षेत्रों में भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, तो मैं समझता हूँ बहुत योगदान रहा है जापान का, और आने वाले टाइम में उसे भी मजबूती मिलने जा रही है। और खासकर आज अमेरिका की नजर प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे पर है, क्योंकि अब उनकी यात्रा चाइना की शुरू हो चुकी है। अब चीन से क्या संबंध बनने वाले, कि देखिए चीन पर भरोसा भारत कभी नहीं करता, ना ही करेगा, लेकिन आज जहां भारत को, वहीं चाइना को भी भारत की जरूरत है। कुल मिला के हमें एक दूसरे को सहयोगी बनाना मजबूरी है। और को भी पता है कि बेशक से अभी तक अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया है, उसको टाइम दिया है, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां कहीं ना कहीं आश्रित है चाइना पर, लेकिन आने वाले टाइम पर अमेरिका पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब साफ है कि भारत अपने कदम फूक फूक कर रख रहा है, तो वो यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ना वो अगर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है तो चाइना के खिलाफ तो वो लड़ता रहा है। लेकिन भारत के व्यापारियों की बात करें, चाहे चाइना के व्यापारी की बात करें, चाहे हम बात करें जो डॉलर की पावर है उसको पूरी दुनिया में किस प्रकार से खत्म किया जा सके, इस पर भी बात होगी। क्योंकि अब जो नए वर्ल्ड ऑर्डर निकलने जा रहे हैं, जिस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी जियो पॉलिटिक्स है वो बदलने जा रही है। मतलब आज जो हमारा सीमा विवाद था चाइना को लेकर, और लगातार चाइना की विस्तारवादी नीति, उससे हटकर काम करना होगा, उसे भारत से रिश्ते बनाने होंगे अगर उसे अपने आप को मजबूती से खड़ा रखना है तो। क्योंकि अब भारत बेशक से चाइना के बहुत सारे पड़ोसी मुल्क, सभी उसके पड़ोसी उससे दुखी हैं। भारत उसका सिर्फ पड़ोसी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और चाइना जानता है बिना भारत के आगे बढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में एक भरोसा हमें भी रखना पड़ेगा, भरोसा उसे भी रखना पड़ेगा, और इसी भरोसे की नींव एससीओ की मीटिंग के बाद होने जा रही है। क्योंकि दो बार जो है शी जिनपिंग से, ठीक है अमीन सर, रवि सर ये कह रहे हैं कि ये वो परिस्थिति है जहां चीन को भारत पर भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन क्या भारत के लिए चीन पर भरोसा करना आसान है? क्योंकि कई सारे उलझे हुए मुद्दे हैं हमारे चीन के साथ। गालवान है, अरुणाचल प्रदेश पर बार बार उनका क्लेम करना है, पाकिस्तान को हर दूसरी परिस्थिति में भारत के खिलाफ जाकर सहयोग देना भी चीन की एक आदत है। ऐसे में भारत क्या चीन पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है? और जब नए वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि दूसरे विश्व को मिला था, अगर नए वर्ल्ड ऑर्डर की एस्टैब्लिशमेंट होती है तो फिर दो खेमे में पूरा विश्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे में एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है। भारत क्या एक खेमा चुनने की परिस्थिति में है, या आपको क्या कोई एक खेमा चुनना चाहिए? अमीन सर, आपसे था सवाल मेरा। क्वेश्चन रिपीट करिए दोबारा आप। सर, नए वर्ल्ड ऑर्डर का हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की एस्टैब्लिशमेंट हो रही है, और इस वक्त जो दो खेमे नजर आ रहे हैं, एक में है रूस, चीन और भारत, और दूसरे में है अमेरिका अकेले। भारत की जो परिस्थिति है उसमें क्या हम चीन के गुट में शामिल हो सकते हैं, या अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं? दोनों में से कोई एक गुट चुनना पड़ेगा। क्या ऐसी मजबूरी कोई है हमारे सामने? एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की अगर एस्टैब्लिशमेंट होती है जिसके लीडर एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अमेरिका होते हैं। देखिए, जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तो आप ये देखेंगे कि हमारे जो भारत की विदेश नीति है उसमें बिल्कुल परिवर्तन है। पहले कभी याद होगा आपको कि हम लोग पहले डिपेंड करते थे कि पहले चाइना के ऊपर या रशिया के ऊपर, और या हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड किया करते थे। लेकिन अब हमारी जो नीति है वो बिल्कुल अलग है। हम किसी देश पर डिपेंड नहीं करते हैं। हमें अब सवाल इस बात का है कि जो हमसे जैसा व्यवहार करेगा, यानी टिट फॉर टैट की पॉलिसी है, और बायलैटरल हमारे जो एग्रीमेंट हैं या बायलैटरल जो पॉलिसी है उसके तहत हम उसी देश से उसी तरह व्यवहार करेंगे जो देश हमारे साथ व्यवहार करेगा। आपने अभी इस बात का उदाहरण देख ही लिया है, जो अभी रशिया के साथ यूक्रेन वार हो रही है उसमें उस पर सैंक्शन लगे थे, ईरान पे सैंक्शन लगे, लेकिन हमारे भारत ने अपने संबंध रशिया और ईरान से बराबर संबंध रखे, जिसकी कि अभी ट्रम्प साहब को इस बात की परेशानी भी है कि हमारे व्यवहार रशिया के साथ क्यों चल रहे हैं, और इसका बहाना लेकर उन्होंने हमारे ऊपर 25 से 50% जो है ड्यूटी लगा दी है। ये जो दिखाना ये चाह रहे हैं कि इससे हम इनको दबाव में लेंगे, लेकिन हमारा भारत अब दबाव में आने वाला नहीं है। ये 2025 का देश है, और हम हर तरीके से, चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति हो, सैन्य स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि सुधरी है, और हम लोग अब इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं।
और हर तरीके से आप चाहे अभी आप देखिएगा ब्रिक्स को, कि ब्रिक्स में भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और अब आप एससीओ जो मीटिंग में जा रहे हैं वहां पर चाइना में, वहां पे यही बात है, हम किसी का बिल्कुल दबाव में काम नहीं करेंगे। हाँ, जो हमसे अच्छे रिश्ते रखेगा, व्यवहार अच्छा रखेगा, उससे हम अच्छी तरह बात करेंगे और उन्हीं के साथ हम ट्रेड पॉलिसी अपनी और व्यवहार रखेंगे। ठीक है। एससीओ की ये बैठक होने जा रही है चीन में, और एक बार फिर चीन मेजबान है और रूसी राष्ट्रपति भी वहां पहुंचेंगे। लिहाजा ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और फिर चीन के साथ शी जिनपिंग के साथ तीनों की जब मुलाकात होगी तो रिक को और मजबूती मिलेगी। इन सब के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे मुद्दे को और एक्सक्लेट कर दिया है, ये कहकर कि इट इज मोदीज वॉर। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी है उसको सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि जंग दरअसल मोदी की है, इट इज मोदीज वॉर। तो दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि मार्च में, इसी साल के मार्च में चीन ने भारत को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें दोनों देशों के बीच संबंध को सुधारने की पेशकश की गई थी। जून में भारत की तरफ से इसको रेसिप्रोकेट किया गया और ये जो रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग की, इस बारे में ट्विटर पर भी साझा जानकारी दी गई थी। यानी कि ये कोई सीक्रेट चिट्ठी नहीं थी जो चीन की तरफ से भारत को लिखा गया। और बीते दिनों भी हमने देखा कि चीन की तरफ से दोस्ती की पहल करने जैसे तमाम बयान उनके विदेश मंत्रालय से भी भारत के लिए सामने आए। चीन की कोशिश भारत से संबंधों को सुधारने की है, क्योंकि अमेरिका का सताया हुआ वो भी है, नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करने जा रहा है। और अगर हो रही है नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत तो चीन उसका नेतृत्व करना चाहेगा। लेकिन क्या ऐसा भी लग रहा है रवि सर कि कोशिश चीन की यह भी हो सकती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से पहले की तरह सुधर ना जाए और ये जो दरार पड़ी है ये कायम रहे? जी, जहां तक सवाल है हमारे, मुझे लगता है कि जो भारत है वो आज रशिया से जो है रुपए में तेल लेता है और रूबल में पेमेंट करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये सब बातें हैं कि जो डॉलर की मजबूती है उसको कमजोर किया जा रहा है। खासकर इस बात को अमेरिका जानता है। अमेरिका पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी प्रकार से, जितना नाम वो मोदी जी का बार बार लेता है और लगातार जिस प्रकार से भारत पर नजर रखे हुए है, और हर बयान में कहीं ना कहीं बयान मोदी जी का नाम लगातार आता है, भारत का नाम आता है। तो ये बात समझने वाली है कि भारत विश्व शक्ति बनने जा रहा है और अमेरिका जानता है कि जिस प्रकार से नाटो के कई देश आज उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, खासकर यूक्रेन जंग को लेकर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका आज अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में चाइना को लेकर भारत की स्थिति स्पष्ट है कि भारत सरकार स्वदेशी का नारा दे चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर अगर राखी का त्योहार आता है तो जो भाइयों की कलाई पर राखी बनती है वो चाइना से आती है। जब दिवाली मनाई जाती है तो आतिशबाजी चाइना से आती है, लड़ियां चाइना से आती है। मतलब जो त्योहार हमारे होते हैं लेकिन वो आता है चाइना से। तो भारत इसको लेकर काफी सख्त है और पिछले काफी समय से जिस प्रकार से चाइना पे कई ऐप्स पर बैन लगा दिया गया, कि कई सामानों पर बैन लगा दिया गया, तो भारत सरकार से लगातार चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अपने सामान को भारतीय बाजारों में उतार सके, क्योंकि उसे पता है कि भारत के पास एक बहुत बड़ा बाजार है। ऐसे में लेकिन भारत सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि उन्होंने, अब मोदी जी ने पूरे देश के अंदर स्वदेशी का नारा दिया है कि अब अगले 10 साल भारत के होंगे, क्योंकि अगले 10 साल भारत के जो रोजगार है, जो स्टार्टअप और इंडिया है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसको लेकर भारत सरकार पूरी तरह से पूरी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन यह भी तय है कि भारत कभी किसी पड़ोसी से लड़ना नहीं चाहता, हमेशा अच्छे रिश्ते चाहता है। जब भी हालात बिगड़े, पड़ोसियों की तरफ से बिगड़े, चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे चाइना की बात करें, चाइना विस्तारवादी नीति के कारण अपने हर पड़ोसी पर नजर रखता है और वहां पर कहीं ना कहीं कब्जा करना चाहता है। ऐसे में चाइना को भी अब समझ आ रहा है कि अगर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बरकरार रखना है तो अमीन सर, आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया रख रहे थे इस सवाल पर, आप सहमत है रवि सर से और कुछ और जोड़ना चाहेंगे इसमें? खिलाफ एक माहौल बनने जा रहा है क्योंकि मोदी जी पूरी दुनिया को शायद। जी रवि सर, अमीन सर को अपनी बात कहने दीजिए। जी अमीन सर। देखिए शिवानी जी, जहां तक सवाल है भारत की विदेश नीति का और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपना विचार और उनकी अपनी नीति, इसके तहत वो जो एससीओ में जा रहे हैं वहां पे 26 देशों का समागम होने वाला है। और वहां पर सीधी सी बात है कि ये जो बड़े देश हैं जिसमें रशिया है, चाइना है, इनसे तो मुलाकात होगी और सभी बात पहलुओं पे चर्चा होगी। जो आज देश की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है
और उस व्यापार की स्थिति को इन्होंने डावाडोल किया हुआ है ट्रंप ने। और हर जगह टैरिफ की, चाहे वो ब्राजील की बात ले लीजिए, चाहे वो ताइवान की बात ले लीजिए, चाहे वो जापान की बात ले लीजिए, हर तरफ उन्होंने अपने को कोशिश की है कि वर्चस्व बनाने की। लेकिन इसमें जो उन्होंने भारत के साथ किया है, वो भारत ऐसा है कि डिप्लोमेटिक स्तर पे भारत उनसे रिश्ते खत्म नहीं करेगा। अभी भी हमारी डील चल रही है, ऐसा नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक लड़ाई है और डिप्लोमेटिक बातचीतों के दौरान ही तय होती है। ऐसा नहीं है कि उनका हमारी कोई पर्सनल किसी देश से हमारी दुश्मनी है। लेकिन हाँ, चाइना अभी जो हमारे विदेश मंत्री गए थे चाइना, वहाँ के विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे, इन सब बातों को दर्शाता है कि चाइना हमारे देश के साथ पहल करना चाहता है और अच्छे रिश्ते रखना चाहता है। और कोई आज से नहीं, आपको याद होगा हुइनसांग भी हमारे जो विजिटर थे आप अशोका के टाइम में, वो भी यहाँ पे आते थे। चाइना ने हमेशा कोशिश की, लेकिन बीच में उसको ये लगा था पाकिस्तान के बहकावे में या पाकिस्तान की वजह से कि वो हमारे तरफ रुख चेंज किया था। लेकिन हमने भी अपना उस वक्त जो है अपना रवैया अमेरिका की तरफ मतलब अमीन सर, इस पूरे मुद्दे को अगर मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो मौजूदा परिस्थिति जो है वर्ल्ड ऑर्डर की, इसमें भले ही चीन के साथ हमारे कई सारे मसले उलझे हुए हों, जैसे कि गलवान हो गया, जैसे कि हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश पर बार बार उनको अपना कहना हो गया, या फिर पाकिस्तान को जैसे कि वो हर दूसरे मौके पर भारत के खिलाफ जाकर भी समर्थन देते रहते हैं। ये तमाम मुद्दे, ये तमाम विवाद चीन के साथ है हमारे मसले, लेकिन बावजूद इसके मौजूदा परिस्थिति में जब चीन खुद अपनी तरफ से पहल कर रहा है तो इसके आसार हैं और ये मुमकिन है कि चीन और भारत के रिश्ते सुधरेंगे। और अमीन सर, किसने सोचा होगा कि जब ऐसा होगा ये अमेरिका की वजह से होगा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से होगा। अनजाने में ही सही, लेकिन वो पुरानी दुश्मनी कहीं ना कहीं अब ये कमती हुई नजर आ रही है और इसका श्रेय तो अमेरिका को देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा अमीन साहब कि चीन भी बेवकूफ तो नहीं है, वो भी ये समझ रहा है कि अगर भारत हमारे इस दोस्ती के पेशकश को अपना रहा है, स्वीकार कर रहा है इस वक्त, तो कहीं ना कहीं उसकी भी मजबूरी है क्योंकि अमेरिका का सताया हुआ है। ऐसे में क्या भारत का डोमिनेंस इस तिगड़ी में दिखेगा? हाँ, देखिए ना, इस मामले में देखिए हमारा जो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि सुधरी है। हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो सोचना है, जब से वो बने हैं तब से सभी देशों का दौरा किया है उन्होंने। लगभग आप 110 देशों के दौरा कर चुके हैं और उसमें जो सम्मान मिला है उनको, कम से कम मैं समझता हूँ कि 30-40 देशों से उनको सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। ये दर्शाता है इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हमारे देश की स्थिति कहाँ है और हमारा देश की कितनी मान्यता है। ये चीजें जो अगर की है इन्होंने, छोटी मोटी बातें, अभी आप देखिए हमारी फ्री एग्रीमेंट यूके से हुआ है, इससे पहले हमारी यूरोपियन यूनियन से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखिए जापान ने भी हमें $68 मिलियन का अभी सहायता दी है, जो कि हमारे यहाँ जो डिफरेंट ट्रेड्स में किया है, चाहे वो रक्षा, व्यापार, साइंस, टेक्नोलॉजी। तो ये दिखाता है कि हम कोई पीछे नहीं है। अगर उसने हमारे पर ट्रेड जो डाला है, हमारे पर टैक्स जो डाला है 50%, उससे कोई हमारे पर एक बाजार नहीं है। हमारे देश के जो व्यापारी हैं उनको पता है इस बात का कि उन्होंने पहले ही जुलाई के अंत तक, यानी अगस्त के शुरू और जुलाई के अंत तक 20% अपना एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा दिया था, उनको उनके इम्पोर्टर से ले लिया था। अब आप देखिए स्थिति क्या है हमारी तरफ चारों तरफ व्यापार की स्थिति है। हम चाहे गल्फ में जाएं, चाहे हम अफ्रीकी देशों में जाएं, चाहे हम सेंट्रल एशिया में जाएं, चाहे एशिया में जाएं, हर तरफ हमारी जो है तो हर तरफ खपत है हमारी। ऐसा नहीं है जो हमें चाहता था अमेरिका कि दबाव में लेगा, वो दबाव की स्थिति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये देश हमारा आज सक्षम है और पूरी तरह से सक्षम है, जिसके की आसार आपको दिख रहे हैं। इतना बड़ा कट डालने के बाद, टैरिफ डालने के बाद भी हमारा भारत जो है हिला नहीं है। नहीं अब तक झुक के था। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने 3 बार उनका कॉल आया ट्रंप का, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। हाँ, और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है, वो जो चिट्ठी सार्वजनिक हुई ट्विटर पर भी जिसका जिक्र किया गया, उसमें भी साफ दिखा कि चीन दरअसल अब चाहता है कि भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारे। और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को मोदीज वॉर कह दे रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि भारत से अब कहीं ना कहीं डर तो लगने लगा है और भारत को इस परिस्थिति में हल्के में तो नहीं लिया जा सकता।
रवि सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एससीओ की ये जो बैठक है इसमें तमाम देश पहुंच रहे हैं और भारत की ये कोशिश रहेगी कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो बाजार हमारे प्रभावित हो रहे हैं, व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, हमें नए बाजार की तलाश है, उसका एक सल्यूशन हमें मिले। लेकिन क्या नई करेंसी पर भी बात होगी? क्योंकि लगातार ये बात हो रही है, डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ब्रिक्स में ऐसी कोशिश हो रही थी, रिक की भी क्या ऐसी कोशिश हो सकती है और क्या इसकी शुरुआत एससीओ की इस बैठक से हो सकती है? जी बिल्कुल, सच्चाई यही है कि आज दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर तभी आ सकते हैं जब हम डॉलर की वो खत्म करेंगे, क्योंकि जिस दिन डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा उस दिन अमेरिका खत्म हो जाएगा। यह बात चाइना भी जानता है, ये रशिया भी जानता है। वो जिस प्रकार से ब्राजील के राष्ट्रपति लुलो ने स्पष्ट कर दिया था कि मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, मोदी जी से बात करूंगा, लेकिन ट्रंप से बात नहीं करूंगा। मतलब आज दुनिया के अंदर उसके खिलाफ जो रोष है वो पूरी दुनिया में दिख रहा है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नई करेंसी दुनिया में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब नए फैसले लेने होंगे, क्योंकि आज मजबूरी सिर्फ भारत की नहीं है कि हम चीन से बात कर रहे हैं, चीन की हमसे भी ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि चीन जानता है कि जो हालात हैं उसके में भारत की दोस्ती रखना बहुत जरूरी है, भारत के साथ रिश्ते रखना बहुत जरूरी है। आज दुनिया के सभी देश भारत, और जिस प्रकार से आपने देखा ट्रंप ने कहा कि यह वॉर मोदी की है, मतलब अब तक यह समझा जाता था कि अगर दुनिया में कहीं भी वॉर हो रही है तो उसके पीछे उसका कमांड करने वाला कहीं ना कहीं अमेरिका है। लेकिन आज ट्रंप ये बात कहता है कि ये वॉर मोदी जी की है। मतलब यह है कि ये असल में लड़ाई सिर्फ यूक्रेन और रशिया की नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी जंग हो रही है वो लड़ाई नहीं है, सिर्फ लड़ाई आज डॉलर के वर्चस्व को खत्म करेगी। क्योंकि जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं समझता हूं अमेरिका के जो तेवर है वो हल्के नहीं होंगे। और वो पूरी दुनिया को जिस प्रकार से डरा कर रखना चाहता है, जिस प्रकार से वो अपनी मनमर्जी से टैरिफ लगाता है, तो ऐसे में एक नाराजगी है पूरी दुनिया के अंदर, और इसको लेकर कहीं ना कहीं मोदी जी के पीछे आज पूरी दुनिया खड़ी है। मुझे आपके पास आना चाहूंगी और दो मसलों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे चंद शब्दों में। दो चीजें हैं अमीन सर, एससीओ की ये बैठक है, अमेरिका ने जो टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है, भारत कोशिश करेगा कि हमें ऑल्टरनेटिव मार्केट मिल जाए, इसकी कोशिश हो रही है और इस समस्या को और कम किया जा सके, इसलिए स्वदेशी का नारा भी प्रधानमंत्री ने दे दिया है, तो हमें इस समस्या का वहां पर समाधान मिल सकता है। एससीओ की बैठक में जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, नई करेंसी पर भी बात बन सकती है, डॉलर का वर्चस्व इससे कम हो सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बैठक कितनी बड़ी चिंता की विषय होगी? उनके द्वारा खड़े किए गए तमाम मसले इस बैठक में सॉल्व हो सकते हैं? उन्होंने हर देश को ये समझा है कि हर देश उनका कोई गुलाम देश है, ऐसा नहीं है। आज याद होगा आपको कि पहले जाना जाता था अमेरिका, रशिया और चाइना, आज हमारा भारतवर्ष भी जाना जाता है और उसकी एक बड़ाई है। आप देखिए कि 26 देशों का समागम हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि ये जो उनको घबराहट है, ये पिछली बार भी जब ये आए नहीं थे सत्ता में, वर्ष इलेक्शन ही जीते थे, तब भी इन्होंने इस बात को कहा था कि अगर यहाँ पर कोई करेंसी का इंट्रोडक्शन होता है तो हम इसमें टैक्स बढ़ा देंगे, उस वक्त भी यही कहा था उन्होंने। तो आप ये देखिए ये एक्चुअल में क्या है पीछे इनके, कि ये डॉलर का तो समझ रहे हैं कि अब उसकी स्थिति कुछ डामाडोल होने वाली है, तो ये अपना पर्सनल जो है क्रिप्टो करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। और जहां तक सवाल है हमारे देशों का ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स और जो देश अपनी करेंसी लाना चाहते हैं, मुझे लगता है एससीओ में भी इस बात की चर्चा होगी और इस बात को रहा जाएगा कि यहाँ भी करेंसी का जो अपना इंटरनल व्यापार है तो अपनी करेंसी के अंतर किया जाए, जो जैसा मोदी जी भी चाहते हैं और देश भी चाहते हैं। इसकी इनको घबराहट थी, उन्होंने ब्राजील पे भी 50% डाल दिया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर तो जुड़े ही हैं देश एससीओ में 26, इसके अलावा जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में भी बहुत देशों ने कोशिश की आने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इससे दोनों में इनको घबराहट है। और जब भी आप देखेंगे कि ये अब इनको वहां से भी यूरोपियन यूनियन से की तरफ से भी, नाटो देशों की तरफ से भी इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, तो ये इनकी घबराहट शो करती है और इसीलिए तरह तरह के बयान देते हैं, सोचते हैं कि हम इससे इन बयानों से हम किसी को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। उनके देश में ही अपनी स्थिति उनकी बिगड़ी हुई है। ठीक है, और एक और बात है रवि सर जो आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर दो वर्ल्ड ऑर्डर की हम शुरुआत अगर हो रही है नए वर्ल्ड ऑर्डर की, तो दो खेमे बनते हुए दिखेंगे, चीन और अमेरिका। भारत के लिए भलाई कौन से खेमे में जाने में होगी और क्या भारत किसी खेमे में जाना चुनेगा? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि भारत सिर्फ अपनी शर्तों पर बात करेगा,
भारत को अमेरिका से भी परहेज नहीं है, भारत को चाइना से भी परहेज नहीं है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पे तेल खरीदता है रशिया से। अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो उसका बहिष्कार करता है। अगर चाइना उससे उम्मीद करता है कि रिश्ते सुधरे तो भारत उसमें उसमें भी परहेज नहीं है। भारत कभी किसी देश के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात, वो किसी पड़ोसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर उस पर कोई हमला करता है, अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। भारत कहीं भी झुकने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी वर्ल्ड पावर सामने खड़ी हो। और खासकर भारत के पर जो बागडोर है, जिन हाथों में है, वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब दुनिया के, मैं समझता हूँ, श्रेष्ठ नेता। आज उनकी जो छवि है वो पूरी दुनिया में इतनी मजबूती के साथ है कि उनके सामने आज ट्रंप को भी कहीं ना कहीं झुकता हुआ देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत अपनी शर्तों पे, जहां उसे लगेगा कि भारत की आवाम के लिए जहां बात होगी, सिर्फ वहीं पे जहां भारत का फायदा होगा, भारत वहीं जाएगा। भारत को अगर गुट निरपेक्ष रहना पड़ा तो रहने में उसे परहेज नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज रशिया, चाइना और भारत अगर एकजुट होते हैं तो अमेरिका के तेवर ठंडे हो जाएंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी स्थिति सुधर सकती है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत कभी भी झुककर ना चाइना के सामने झुकेगा, ना अमेरिका के सामने झुकेगा, ना रशिया के सामने झुकेगा। लेकिन यह भी तय है कि भारत को सिर्फ अपनी आवाम का, अपने देश के लोगों का फायदा देखना है कि हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिले, हमारी तरक्की कैसे हो। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं दुनिया के, हमें तीसरे पायदान पर पहुंचना है। उसके लिए हमें क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और इस बात को अमेरिका भी जानता है, रशिया भी जानता है, बिल्कुल। और एक चीज जो इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे प्रकरण में स्पष्ट है, वो ये है कि भारत अब उस दौर में नहीं रहा जहां हमें इस बात की विवशता हो कि किसी एक खेमे में जाना है या किसी के सामने झुकने की नौबत पड़े। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के लिए रवाना हो गए हैं, जहां एससीओ की बैठक में वो शामिल होंगे। कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि चीन, रूस और भारत जब एक साथ फिर एक मंच पर आने वाले हैं तो अमेरिका की नींद इससे कितनी उड़ेगी, कितनी टेंशन बढ़ेगी, क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत यहां से हो रही है, इसकी नींव रखी जा रही है, और किस तरह से भारत अमेरिकी टैरिफ के प्रतिकार के रूप में अपने समाधान को ढूंढेगा। तमाम मसलों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रवि अरोड़ा सर लगातार बने हुए विदेश मामलों के जानकार हैं। सर, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से अमेरिका की नींद इससे उड़ जाएगी, अमेरिका की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई। लेकिन क्या पाकिस्तान की नींद भी उड़ेगी? क्योंकि अमेरिका के करीब जाकर वहां लंच करके व्हाइट हाउस में असीम मुनीर और पाकिस्तान ये समझ रहा था कि हमारे साथ अब अमेरिका भी है और चीन तो हमारे साथ है ही। लेकिन ये क्या हुआ? अमेरिकी राष्ट्रपति के किए करने की वजह से चीन अब भारत के करीब आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से जो अमेरिका की नीति थी उसके में स्पष्ट था कि उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए कहीं ना कहीं जिस पर आसिम मुनीर को बुलाया, उनको डिनर लंच कराया, उसके बाद जिस प्रकार से उनमें वार्तालाप हुई और जिस प्रकार से उनका नाम नॉमिनेट करने के लिए आसिम मुनीर ने बयान दिया, तो उसके बाद और वहां भारत पर हमले की बात की, मतलब कुल मिला के ये बात तय थी। जबकि अमेरिका जानता है कि आसिम मुनीर खुद एक आतंकी सोच वाला आदमी है, और पाकिस्तान जहां पे ओसामा बिन लादेन मिला था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तारीफ की कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। तो यह तय था कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की झूठ आज अमेरिका को इसलिए भी है क्योंकि उसे ईरान, रशिया, इंडिया सब पर दबाव बनाना है, और दूसरी तरफ उसको नोबेल शांति पुरस्कार भी चाहिए। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्पष्ट उसकी जो नीयत थी अमेरिका की स्पष्ट हो चुकी थी। लेकिन अब जिस प्रकार से चाइना के दम पर उछलता है पाकिस्तान, और बार बार कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। भारत में जो आतंकी हमले होते हैं उनमें कई बार चाइनीज हथियार मिले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब द्विपक्षीय मीटिंग जब शी जिनपिंग के साथ मोदी जी की होने वाली है 2 बार, मतलब ये मीटिंग बहुत मायने रखती है। इस पर नजर कई देशों की होगी, खासकर पाकिस्तान और अमेरिका की, क्योंकि इनको पता है हास्यास्पद है। लेकिन ये प्रकरण कैसा अजीब प्रकरण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुत इच्छा है कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिले, और रसिया और यूक्रेन का युद्ध तो वो दावा करने के बावजूद शांत नहीं करा पाए। लेकिन अगर चीन और भारत की दोस्ती करवा सकते हैं वो, तो मुझे लगता है एक पीस पुरस्कार तो वो डिजर्व करते हैं। क्या लगता है आपको अमीन सर? बात तो सही है कि उन्होंने आज तक जो है राष्ट्रपति दोबारा बनने के बाद कहा था एक दिन में हम रशिया और यूक्रेन की वार खत्म कर देंगे, फिलिस्तीन की और वार कर देंगे, वहां पर खत्म इजराइल की। तो ना वो वार खत्म कर पाए, ना ये वार खत्म कर पाए, बल्कि तीसरी बार उन्होंने ईरान की ओर शुरू कर दी थी, जिसमें कि ईरान ने उनको ढंग से धोया है, जिसकी वजह से उनके ठिकाने खत्म करने की कोशिश कर दी उसने, ईरान ने।
और वहाँ भी इजराइल में भी उसने उनको अच्छी तरीके से जो वॉर किया है अपनी मिसाइलों से, जिसकी वजह से उनको पीछे हटना पड़ा और ये दिखाना पड़ा देश को कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है इस तरह की जो वॉर में। वो आप हर जगह वो घुसने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी उन्होंने कहा कि जो हमारी अमेरिका ने कहा, यानी ट्रम्प ने कहा कि जो हमारी 1000 साल पुरानी कश्मीर की और पीओके की लड़ाई चल रही है उसके बारे में वो मीडिएटरशिप कर देंगे। उनको खुद ही नहीं पता है कि हमारा जो देश है उसका बंटवारा 90 था, तब से पाकिस्तान हमारा दुश्मन बना हुआ है और पीओके की बात तब से उठी है, कोई आज की बात नहीं। वो 1000 साल से जोड़ते हैं, उनको खुद भी कुछ पता नहीं है। कभी कहते हैं ग्रीनलैंड ले लेंगे, कभी कहें 51वां अपना स्टेट बना लेंगे को। इस तरीके से अभी भी उन्होंने कोशिश की है। जो सुनने में आ रहा था ग्रीनलैंड में उन्होंने अपने इन्फ्लेटर भेजे, उससे पहले उन्होंने अपने बेटे को वहाँ भेजा हुआ था। इस तरीके से हर जगह वो घुसने की कोशिश करते हैं। इसी तरह उन्होंने टैक्स ड्यूटी भी बढ़ाई कोशिश की, कभी 200% की, कभी 100% की, कभी 50% हमारे देश के साथ की है। ये इनकी नीति अच्छी नहीं है। अब की बार वो बड़े डिस्टर्ब हैं, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है। अच्छा अमिन सर, इस चर्चा के बीच एक बड़ा जटिल सा सवाल मेरे दिमाग में आया है, क्योंकि ये सिचुएशन कुछ वैसी है। जब पाकिस्तानी असीम मुनीर व्हाइट हाउस में लंच करने पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, तो मन में तो खूब लड्डू फूटे होंगे कि चीन पहले से हमारा सहयोगी है, हर परिस्थिति में भारत के खिलाफ हमारे साथ रहता है, फंड की जरूरत पड़ती है हमें पैसे देता है, और अब अमेरिका भी हमारे साथ है। अमेरिका के भले ही अपने कुछ फायदे हो पाकिस्तान का सहयोग करने में, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि अमेरिका भी भारत का सहयोग कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने ऐसा देखा। तो पाकिस्तान को ऐसा लगा दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन मौजूदा परिस्थिति जो कि विडंबनावश ट्रंप की वजह से खड़ी हुई है, चीन भारत के साथ अब अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में क्या पाकिस्तान को यह भी परेशानी होनी चाहिए कि चीन से जिस तरह का सहयोग उसको मिल रहा था अमेरिका से मिलेगा? क्योंकि अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है वो बेहद अलग होती है, वो हमेशा केवल अपना और अपना ही स्वार्थ देखता है। कितना बड़ा स्वार्थी ये तो दुनिया जानती है। उन्होंने हमेशा ही हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि हमेशा अमेरिका का साथ दिया। अमेरिका के कारण क्या है, अभी आप उसके पीछे आएंगे कारण के, तो आप देखेंगे कि वो एक्चुअली पीओके में आके बैठना चाहता है। समझौते के नाम पे पीओके में बिचौलिए के नाते बैठना चाहता है। और यहाँ से वो चूंकि दूरी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ से, इसलिए वो चाहता है कि सेंट्रल एशिया में आ जाए और आके यहाँ से चाइना, रशिया और ईरान और आपका कोरिया तक वो अपना सर्वाइलेंस कर सके। इसलिए वो कई बार कर चुका है बात, मीडिएशन करना चाहता है। वो बहुत ही मतलबी है, इसमें दो राय नहीं है कि एक देश का राष्ट्राध्यक्ष बहुत बड़े पावरफुल, और वो एक छोटे से देश के एक मार्शल को बुला के और उसको दे रहा है, सेना के चीफ दावत दे रहा है, वेलकम कर रहा है, बातें कर रहा है। ये सब क्या दर्शाता है? कुछ नहीं है। उनकी एक अपसेट है वो अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहता है अपने आप में स्पष्ट नहीं है। इसका कारण है कि वो देशों से दूर होते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है अमीन सर करना तो ये चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किसी भी कीमत पर रुकवाना चाहते हैं, और भारत से बेवजह इसके लिए पंगे ले रहे हैं। ये कह रहे हैं इट इज मोदीज वॉर, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसको समाप्त करवाने में ट्रंप लगातार असफल ही हो रहे हैं। बल्कि बीते दिनों रूस ने यूक्रेन पर साल का तीसरा सबसे बड़ा हमला कर दिया। उस संवाद के बाद, जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने के बाद जिस कि ये बात होने लगी थी कि अब दोनों देशों के बीच शांति हो सकती है, हुआ ये कि साल का तीसरा सबसे बड़ा अटैक हुआ यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से। यानी कि बैक डाउन तो रूस नहीं करेगा, और करेगा तो अपने शर्तों पर करेगा, जो उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हुई बैठक में चर्चा में रख दिया है। लेकिन अगर भारत की परिस्थिति पर बात करें तो ये एससीओ की बैठक हमारे लिए नया बाजार ढूंढने में, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो 50% का टैरिफ लगाया है, हमारे जो निर्यात उससे प्रभावित होने वाले हैं, उसके लिए हमें वैकल्पिक मार्केट की तलाश है हमारी। उसको कितना फायदा मिलने जा रहा है, डॉलर के वर्चस्व और ग्लोबल पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द हमने इतनी चर्चा कर ली। लेकिन सर मटेरियलिस्टिक तौर पर भारत के सामने इस वक्त जो परेशानियां खड़ी हैं व्यापारिक तौर पर, उसका समाधान एससीओ की इस बैठक से कितना निकल सकता है? क्योंकि जापान के साथ जो दौरा हुआ अभी प्रधानमंत्री में, और वहां जो बातचीत हुई वो काफी सफल रहा। जी, हमारे जो देश के ब्यूरोक्रेट हैं और डिप्लोमेट्स हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पे हमेशा नजर रखते हैं, इसीलिए वहाँ हमारे डिप्लोमेट होते हैं। और यहाँ जब
जा रहे हैं एससीओ में, हमारे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उससे पहले ही सारी एक्सरसाइज कर ली गई होगी, किन किन देशों से मिलना है, किन देशों से बात करनी है, किन देशों से हमें व्यापार समझौते करने हैं, किन देशों से हमें किस तरह बात करनी है। इसलिए हमारी पूरी तैयारी होती है। ये घबराने की, मैंने पहले भी कहा कि कोई आवश्यकता नहीं है कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया तो हमारे देश में कोई आफत आने वाली है। आप देखिएगा कि बिल्कुल मामला नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हम उनको जो दे रहे थे उसके पीछे कई चीजें थी। हमारे देश के अंदर आप देखेंगे लेबर सस्ती है। आप जाइए अमेरिका के अंदर, संडे के अंदर बड़े से बड़ा पैसे वाला होगा, उसका ड्राइवर नहीं आता है, चाहे वो एम्बेसी के ड्राइवर्स हो वो भी नहीं आते हैं। अगर आप गए तो अच्छा है, वरना तो मैंने देखा है वहां पर। तो ये स्थिति है वहां पे, वो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं वहां पे लोग, और वहां पे जो लेबर का काम करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए दुनिया से आज तक वहां पर एक्सपोर्ट होता रहा और वो इंपोर्ट करते रहे और फायदे लेते रहे। अब इस बात को उन्होंने दर्शाया कि राष्ट्र उनका प्रथम है, यानी अमेरिका फर्स्ट है, और उनको लगा कि कुछ पैसा विदेशों में जा रहा है क्योंकि इंपोर्ट हम कर रहे हैं। वो अभी इसी स्थिति में नहीं है कि वहां पर वो किसी चीज का उत्पादन कर सकें या उनकी लेबर सस्ती हो। अभी वापस झुकेंगे। अगर परिस्थितियां हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हुई है ट्रंप के 50% टैरिफ से, अगर हमारे एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंच रहा है तो उनके भी मार्केट में अस्थिरता बन रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर वहां भी अब ऑप्शंस कम होंगे और अमेरिकी जनता इससे परेशान होगी, क्योंकि उनके लिए ऑप्शंस लिमिटेड भी हो जाएंगे और जो ऑप्शंस होंगे वो महंगे भी अब हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं साधारण अमेरिकी जनता जो है उनकी जेब पर भी राष्ट्रपति ट्रंप की ये जो टैरिफ नीति है वो टोल ले रही है। रवि सर, आपके पास आना चाहूंगी और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर जो 50% टैरिफ लगा है, क्या अब इसके खत्म होने की संभावना, इसके हटने की संभावना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अमेरिका और भारत के बीच इस बात को लेकर संवाद अभी भी हो रहे हैं, ट्रेड डील पर हमारी चर्चा अभी भी हो रही है, लेकिन जितनी जल्दी बहुत कुछ हो रहा है, एससीओ की बैठक हो रही है, भारत, रूस और चीन एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं, चीन हमसे दोस्ती करना चाह रहा है, और ये सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि अमेरिका के लिए भी ये समझना थोड़ा सा, भले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी ऐसा नहीं लग रहा कि अपने मत में है, लेकिन मुझे लगता है इतना तो समझ ही जाएंगे कि परिस्थितियां उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अमेरिकी विदेश नीति जो इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म में आए हैं, आने के बाद वहां दो चीजों में बदलाव आया है। पहली चीज ये कि उनके जो सत्ता का नशा है वो उनके सिर पर चढ़कर बोला है, दूसरा उनका बड़बोलापन। ये दोनों बातों के कारण उनके अपने ही एलन मस्क के साथ जिस प्रकार से रिश्ते बिगड़े, उसके बाद आपने देखा जिस प्रकार से यूक्रेन को लेकर पूरे कई नाटो के कई देश उनसे नाराज हैं, और आज दुनिया के कई देश टैरिफ लगाने के बाद उनसे नाराज हैं। तो मतलब एक पूरा अमेरिका जो है अलग थलग अपने आप को खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर, बेशक जब 50% टैरिफ की बात कर रहे हैं, आज हमारे ऊपर एक मुसीबत की घड़ी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यह एक स्वर्णिम काल कहलाएगा, क्योंकि मोदी जी ने जो स्वदेशी का नारा दिया है, ऐसे में जो देश को एक नई रफ्तार मिलने जा रही है, नए ट्रेड एग्रीमेंट होंगे नए देशों के साथ। दूसरी बात, एमएसएमई के अंदर बढ़ावा मिलेगा उसको। जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है उसमें कई प्रकार की खामियां थी, उसके अंदर सुधार किया जा रहा है। उसके अलावा फंडिंग सरकार की तरफ से बड़ी अच्छी देने की पेशकश की जा रही है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया से लेकर जो है मेड इन इंडिया को लेकर जिस प्रकार से भारत सरकार पूरी तरह से अब काम पे मतलब ग्राउंड जीरो पर काम करना शुरू कर दिया है, और क्वालिटी पर में निखार। सबसे बड़ी बात है जो ये 5 पॉइंट दिए गए हैं जिसको लेकर भारत सरकार काम कर रही है। ऐसे में देश के अंदर हमें हो सकता है 50% टैरिफ से आने वाले टाइम में फर्क ना पड़े, अभी फर्क पड़ रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हम खुद मजबूती के साथ खड़े होंगे। ये एनालिसिस आपका, ये अप्रोच मुझे बहुत पसंद आया। हम इस विपदा की तरह इस चीज को, इस परिस्थिति को क्यों देख रहे हैं? हम इसको आपदा में अवसर की तरह भी देख सकते हैं। अमीन सर, क्या आप सहमत हैं? अगर अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगाया है तो हमारे पास और वैकल्पिक व्यापार के हमारे तरफ रास्ते खुल सकते हैं, नए देशों के साथ व्यापार की संभावना बढ़ सकती है। तो ऐसे में इसमें अवसर भी निकल के सामने आ सकता है अगर हम इस परिस्थिति को बहुत ज्यादा परेशान होकर ना देखें तो। जी बिल्कुल, यह दौर निकल जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भारत के पास सस्ती लेबर है, भारत के पास बड़ा बाजार है, भारत के पास अब मैन्युफैक्चर काम पे जुट गए हैं, स्वदेशी का नारा दे चुके हैं, और भारत की आवाम भी अब मोदी जी के इस मिशन में उनके साथ खड़ी है। ठीक है अमीन सर, आप क्या कहेंगे इस सवाल के जवाब में? हमारे लिए कितना बड़ा मौका है? आपदा है, लेकिन क्या इसमें अवसर भी है?
नए देशों के साथ जब व्यापार होंगे, उनके साथ व्यापार के जब रास्ते खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन आएगा भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। जी, मुझे लगता है कि ये सर, एक ऐसा अमीन वक्त सर है से था ये सवाल। जिसमें अमीन सर, जी 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 अमीन सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, अमीन सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, रवि सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये वक्त सच में हमारे लिए एक ऐसा स्वर्णिम काल कहलाएगा जिसमें भारत तीसरे पायदान पर, अर्थव्यवस्था के में तीसरे पायदान पर पहुंचने वाला है। क्योंकि अब अगर हम स्वदेशी के देखिए, भारत की जो प्रोडक्ट बनते थे वो बड़े मजबूत होते थे, और आज जब से चाइना के ने एंट्री किया हिंदुस्तान में, चाइनाई सामान ने एंट्री किया, उसके ऊपर हम निर्भर हो गए हैं। ऐसे में कई भारत को अब जरूरत थी एक नए दौर की, एक नई शुरुआत की, और वो टाइम शायद अब आ चुका है। ये छोटी सी गलती, अमेरिका की हुई गलती, भारत को मैं समझता हूँ विश्व शक्ति की तरफ बनने की तरफ ले जा रही है। और आज सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि किस प्रकार से भारत डटा हुआ है और किस प्रकार से विरोध कर रहा है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई मैंने खत्म कराई, लेकिन हर मंच पर भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के विदेश मंत्री ने जाकर खुलासा किया कि इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। मतलब भारत झुकने वाला नहीं है, हम टैरिफ से डरने वाले नहीं है, क्योंकि भारत की आवाम, भारत के पास बहुत सस्ती लेबर है। चाइना के बाद अगर कहीं बात करें कि खुद अमेरिकी कंपनियां चाहती हैं चाइना छोड़कर भारत में आना, क्योंकि यहाँ पे बाजार है, यहाँ पे सस्ती लेबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी बात है कि फैसिलिटी है हर तरह से, और भारत के प्रधानमंत्री हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। भारत के, मैं समझता हूँ भारत के हर स्टेट के अंदर पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। ठीक है, अमीन साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अमीन साहब, आपके पास आएंगे, और जो सवाल मैं आपसे कर रही थी उसको दोहरा देती हूँ। ये जो पूरी परिस्थिति है, क्या भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है? नए देशों के साथ वैकल्पिक व्यापार के अगर रास्ते खुलते हैं तो हमारे व्यापार में डाइवर्सिफिकेशन आएगा। ऐसे में क्या ये संकट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी? देखा होगा, एक बहाव आता है ऊपर से, जब ऊपर से बहाव आता है तो एक फ्लड आता है, तो फ्लड में क्या होता है कि रास्ते कई तरफ खुल जाते हैं। तो उसी तरह आप देखेंगी कि ट्रम्प का जो बहाव आया, जोर आया कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे, उसके तहत इमीडिएटली आपने देखा कि ब्रेक्सिट के बाद आपने देखा एससीओ की मीटिंग, इसमें क्या है कि 26 देश मिल रहे हैं, तो हमारी अपॉर्चुनिटी नेचुरली खुलेंगी। हमने पहले भी कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन दोनों की निगाहें देश पर रहती हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी पे रहती है, ट्रेड पे रहती है, तो उस पर निगाहें रहती है। तो उन्होंने तैयारी कर रखी है, और उनकी तैयारी का फायदा हमें एससीओ समिट में मिलेगा कि जहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो 1-to-1 बायलैटरल मीटिंग फिक्स हो रही होंगी और होंगी, उसमें हमको फायदा मिलने वाला है। तो नो डाउट अबाउट इट कि हमें फायदा नहीं मिला, हमें मिलना ही है और हमारे रास्ते खुलेंगे। अच्छा हो गया कि हमें ट्रम्प की दादागिरी से अच्छा है कि हमें कई देश जो है आगे बढ़ के हमको लेंगे। किसी एक देश पर हमारा जो झुकाव है या हमारी जो मजबूरी है कि हमारा इतना हो रहा है वहां, तो हमें उनके साथ रिश्ते सुधार के रखने हैं। ये मजबूरी हमारी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और डाइवर्सिफिकेशन तो हमारे व्यापार में आएगा ही। लेकिन अमीन सर, एक और सवाल आपसे, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। चीन, भारत और रूस अगर एकजुट हो जाते हैं तो अमेरिका व्यथित होगा, इस पर हमने चर्चा कर ली। दरअसल चीन के सुर भी बदले बदले लग रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें भारत के साथ दोस्ती की नई शुरुआत करने की बात हुई, चीन की तरफ से चिट्ठी लिखी गई भारत को। दरअसल चीनी मीडिया के सुर भी भारत को लेके बदले बदले से हैं। वो मीडिया जो कि भारत पर लगातार सालों से ये आरोप लगाते आ रहा था कि आप अमेरिका के सामने नतमस्तक रहते हैं, आप अमेरिका के सामने कुछ बोलते नहीं, अपनी बात नहीं रखते, आपकी डिप्लोमेसी मूक है। वही चीनी मीडिया आज लिख रहा है कि भारत ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि उसके चेतावनी के आगे, ट्रंप की चेतावनी के आगे, धमकी के आगे नहीं झुकेगा। चीनी मीडिया का ये जो शिफ्ट है, इसको कैसे देखे? इसको भारत के वर्चस्व के तौर पर देखे, या फिर भारत से जो उनकी अभी गरज है उनका हमसे दोस्ती बनाना, इसके लिए देखे? शिवानी जी, वो हमारे एरिया में है, सेंट्रल एशिया की तरफ है उनका चाइना, और हमारे पड़ोसी देश है सबसे पहले। और उनके जो रिश्ते हैं वो, चाहे वो आप देख लीजिए नेपाल से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे वो आप नीचे चले जाएं साउथ में
आप श्रीलंका देख लीजिए, मालदीव देख लीजिए, इस सराउंडिंग से सब जगह जो है हमारे इंडिया का प्रभुत्व है। इसलिए वो भी सोच चुके हैं कि हमें इंडिया से दोस्ती रखनी है। लेकिन वो इतने होशियार लोग हैं, ये डिप्लोमेटिक दोस्ती है। देखिए, पहले भी ट्रम्प को कहा गया था कि हाउडी मोदी और ट्रम्प जीतेंगे, हिंदुस्तान के लोग बड़े शौक से मचा रहे थे, लेकिन नहीं, ये डिप्लोमेटिक दोस्ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेट्स हैं, इनको हमें उसी तरह डील करना है। हमें किसी पे विश्वास नहीं करना है, हमें अपनी ताकत पे विश्वास करना है, अपनी क्षमता पे विश्वास करना है, और उसके साथ हमें इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी है। जो जैसा मैंने पहले भी कहा था, टिट फॉर टैट और बायलैटरल मीटिंग्स, जो हमें जैसा करेगा व्यवहार, उसके साथ हम वैसा व्यवहार करेंगे, चाहे वो ट्रेड की हो, चाहे टेबल टॉक हो, चाहे जो भी हमें से बात करनी होगी, हम उसी तरह करेंगे। ये नहीं है कि हम किसी पे आंख बंद करके अब बिल्कुल हम विश्वास नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल, तो मौजूदा परिस्थिति के वश हमें भले ही चीन के साथ ये जो दोस्ती का कदम जो चीन ने हमारी तरफ बढ़ाया है, हमें उसको रेसिप्रोकेट करना पड़े, लेकिन इसलिए हमारे चीन के साथ उलझे हुए हैं। ऐसे में भारत की कूटनीतिक कोशिश ये रहनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और ये होगी भी। मुझे लगता है कि हम भरोसा आंख बंद करके चीन पर भी ना करें। और अमेरिका पर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो हमारा दोस्त था, जब हम ये कहते थे कि अमेरिका हमारा मित्र है, जैसे कि हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उस दौरान भी हमें पता था कि अमेरिका दरअसल बहुत बड़ा व्यापारी है और केवल अपने हितों के लिए ही दोस्ती करता है। तो हमने हमेशा ऐसी ही डिप्लोमेसी निभाई है, और अब चीन के साथ भी वक्त है कि हम ऐसी ही डिप्लोमेसी दिखाएं। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए और एससीओ की इस बैठक से जुड़े हुए तमाम बारीकियों को इतने बखूबी समझाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर रवाना हो गए हैं, जापान से निकल चुके हैं वो, और वहां वो एससीओ की समिट में शामिल होंगे। इस बैठक में तमाम देश आने वाले हैं। भारत इसमें ये कोशिश करेगा कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो हमारे व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, इसका भी हमें वहां पर समाधान मिले, सॉल्यूशन मिले, नए बाजार की तलाश जो हम कर रहे हैं वो हमें मिल जाए। और इसके साथ ही अगर यहां से नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है, तो ये समय है कि भारत अब किसी एक खेमे में ना पड़ के वर्ल्ड ऑर्डर को लीड करे, वर्ल्ड ऑर्डर का नेतृत्व करे, और एससीओ की बैठक में इसकी शुरुआत हो सकती है। नजर बनी रहेगी। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।